देख, आज का वीडियो आपके लिए इतना आसान होने वाला है, जितना आसान खेतों में घास काटना और भैंसों को चारा देना, उतना ही आसान ये चैप्टर आपको लोग के लिए होने वाला है। तो आज के इस चैप्टर में जो है ना, हम उत्तक को पढ़ने वाले हैं। आपका लगेगा उत्तक किस चिड़िया का नाम है, किस डायनासोर का नाम है। देखिए यार, उत्तक ना तो किसी चिड़िया का नाम है, ना तो किसी डायनासोर का नाम है। यह उत्तक किसी वस्तु का नाम नहीं, बल्कि आप ये इमेज जो देख सकते हो, इसका नाम ही उत्तक है। इसी को ही उत्तक बोलते हैं। अब कुछ बच्चे बोलते हैं यार ये तो ब्रेड या पावरोटी जैसा बोल रहा है। मैं कहता हाँ ब्रेड है, एक काम करो इस पर घी मक्खन लगा के इसको खाओ, ठीक है। तो ये जो है उत्तक होता है। अब सवाल होता है उत्तक क्या होता है। देखो यार, जो इंसान का जो शरीर होता है, ऐसा तो होता नहीं होता कि अंदर से एकदम पूरी तरह से खोखला होता है। अंदर से जो इंसान का शरीर होता है, उसमें लीवर होता है, फेफड़ा होता है, किडनी होता है, गुर्दा होता है, और भी बहुत सारे अंग होते हैं। तो आखिर वो जो अंग होते हैं वो किससे बने होते हैं? कभी आपने सोचा कि आपका जो आँख है, जो आपका लीवर हो गया, किडनी हो गया, फेफड़े हो गए, छोटी आंत हो गया, बड़ी आंत हो गया, और जो चीजें हो गई, आखिर वो किससे बनी होती हैं? तो आज के इस वीडियो में इसी को जानेंगे। लेकिन उसको जानने से पहले ये तो जान लें कि आखिर उत्तक क्या होता है। और एक बात फिर कहूंगा कि ये जो है ना, ये उत्तक होता है, ये ब्रेड या पावरोटी नहीं होता। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जब दिखाओ, देखो यार ये उत्तक होता है, तो बच्चे बोलते हैं यार ये तो ब्रेड है, पावरोटी जैसा कुछ लग रहा है, ये तो क्रीम जैसा कुछ लग रहा है। मैं बोलता हूँ हाँ ब्रेड पावरोटी हो गया, बस खाने की देरी है। तो ऐसा नहीं, यह उत्तक होता है। अब उत्तक क्या होता है, देखो दोस्तों, उत्तक क्या होता है। उत्तक जो होता है, इसी से ही हमारा पूरा शरीर बना हुआ है। जैसे आपका जो लीवर हुआ, फेफड़ा हुआ, किडनी हुआ, जो आपका शरीर का चमड़ी हो गया, जो पाँव हो गया, जो आँख हो गया, जो पेट हो गया, जो कुछ भी आपका शरीर का जितना भी अंग है, सभी अंग जो है उत्तक से ही बने हुए हैं। अब उत्तक क्या होता है ऐसा समझो, जैसे एक घर होता है, तो घर कैसे बनता है। घर में सबसे पहले क्या होता है, घर में आप जब बनाते हो तो सबसे पहले क्या करते हो, सबसे पहले जो है आप छोटी छोटी ईंटें लेते हो, छोटी छोटी ईंटों लेते हो, और इन ईंटों से आप एक दीवार बनाते हो। जब एक दीवार बन जाता है तो क्या एक दीवार से घर बन जाता है? नहीं, आप कई सारे दीवार खड़ा करते हो। उन दीवारों से आपका एक कमरा तैयार होता है, और फिर उस कमरे को मिलाकर, कई सारे कमरों को मिलाकर आपका एक घर बनता है। तो सबसे पहले ईंट है, ईंट से दीवार है, दीवार से कमरा है, और कमरा से फिर घर बनता है। ठीक उसी प्रकार जो ये आपका शरीर है, ये शरीर भी क्या छोटे 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 कोशिकाओं से बना हुआ है। जो आपका शरीर का एक उंगली जो है, जो आपका एक आंख है, जो आपका शरीर में एक नस, छोटी छोटी जो नसें होती है ना, वो कोशिकाओं से बनी होती है। तो छोटी 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 कोशिकाएं होती है आपके शरीर में। वो छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर क्या आपका एक उत्तक बनाती हैं। और जो उत्तक जब बनता है, तो उन्हीं उत्तक से आपका आँख बनेगा, आपका पेट बनेगा, आपका किडनी बनेगा, आपका लीवर बनेगा, आपका फेफड़ा बनेगा। उससे आपका क्या उससे क्या आपका अंग बनता है, और उन्हीं अंगों से आपका शरीर बनता है। तो ये रह गया आपके उत्तक का एक परिचय हो गया कि उत्तक से ही आपका जितना अंग होगा उसी से ही बनता है। अब पेपर में लिखने के लिए दे दिया जाए कि उत्तक क्या होगा, तो क्या लिखोगे? उत्तक से पूरा शरीर बना, ऐसा तो लिख नहीं सकते। तो परिभाषा क्या दोगे? अगर कभी भी परिभाषा दिया जाए लिखने के लिए उत्तर क्या होता है, तो ये परिभाषा पेपर में लिख के आइएगा। जब एक जैसे आकार, जब कभी भी एक जैसे आकार, बनावट और कार्य करने वाली कोशिकाएं मिलकर कोई विशेष कार्य संपन्न करती हैं, तो उनके समूह को हम उत्तक कहते हैं। यानी उत्तक उसे कहेंगे जब एक जैसे आकार का, एक जैसे बनावट का, एक जैसा कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह कोई विशेष कार्य संपन्न करे, तो उसको उत्तक कहेंगे। जैसे आपका आँख ले लो, आपका चमड़ी ले लो, आपका खून ले लो, तो आपका जो चमड़ी है वो भी क्या है, उत्तक से बना हुआ है। जो आपका आँख है वो भी उत्तक से बना हुआ है। आपका जो नाक वो भी उत्तक से बना हुआ है। लेकिन हो सकता है कि जो आँख का जो कोशिकाएं हैं, वो कोशिका अलग होंगी, उनका आकार अलग होगा, उनका बनावट अलग होगा, उनका कार्य अलग होगा। हो सकता है जो आपका चमड़ी है, उस चमड़ी की कोशिका अलग होगी, उसका बनावट अलग होगा, उसका कार्य अलग होगा। तो जितना भी अंग होगा, उन अंग के जितने भी अंग है, उन सभी अंग की जो कोशिका है ना, वो अलग अलग आकार की है, अलग अलग बनावट के, अलग अलग कार्य के हैं। इसलिए जब उत्तक बनता है, उत्तक बनने के लिए एक ही आकार की, एक ही बनावट की और एक ही कार्य करने वाली कोशिकाएं मिलेंगे तो ही उत्तक बनता है। ऐसा नहीं कि आप एक कोशिका आँख का उठा लिए, तो एगो पेट का उठा लिए, तो एगो छाती का उठा लिए, और आप बना दिए, बोल दिए लो उत्तक हो गया। ऐसा नहीं होगा। छाती की कोशिका एकदम अलग होगी, उनकी आकार बनावट एक जैसे होगी, आँख का आकार बनावट एक जैसा होगा। तो कोशिकाओं के समूह को हम उत्तक कहेंगे। इस बात को याद रखिएगा। बस फर्क कितना होना चाहिए कि जो कोशिकाओं का समूह हो, उनका आकार, उनका बनावट, उनका कार्य एक जैसा होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। इस बात को याद रखिएगा। तो ये आपका उत्तक होता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो उत्तक होता है इसको हमने दो प्रकार में बांटा हुआ है।
दो प्रकार में क्यों? जैसे इंसान का शरीर यदि ऊतक से बना हुआ है तो गायों का बना हुआ है, भैंसों का बना हुआ है, सियार का भी बना हुआ है, चींटी का भी बना हुआ है, हाथी का भी बना हुआ है, एक अजगर का भी बना हुआ है। उसी के साथ साथ जितना ये पेड़ है, पौधे हैं, घास है, झड़ है, झंखाड़ है, ये भी है, इनका भी शरीर ऊतक से बना हुआ है। बस फर्क इतना है कि जितने भी जीव जंतु, जैसे इंसान है, इंसान के शरीर में फेफड़े होगा, लीवर होगा, किडनी होगा, तो क्या भैंस के शरीर में नहीं होगा? भैंस के शरीर में भी होगा। क्या किसी छिपकली के शरीर में क्या फेफड़े किडनी नहीं होगी? उसमें भी होगा। लेकिन अगर हम पेड़ पौधों की बात करें तो पेड़ पौधों में आपको किडनी नहीं मिलेगा, फेफड़े नहीं मिलेगा, आंत नहीं मिल सकता, आँख नहीं मिल सकता। तो इसे समझ में आता है कि जितने भी जीव जंतु है, कीड़े मकोड़े हैं, उनकी संरचना लगभग एक जैसी है। उन सब में लिवर, फेफड़े, किडनी, मुंह, जीभ, ओप, कान, ये सब पाया जाएगा। और जितने पेड़ पौधे हैं उनकी संरचना अलग है, उसमें जीभ, आँख, कान, चमड़ी, इस तरह की चीजें नहीं पाई जाती हैं। उनका जो ऊतक हुआ वो उनका ऊतक अलग है, जो अलग तरह के चीजों का, अलग तरह के अंगों का निर्माण करता है। और जितने भी जीव जंतु हैं उनका जो शरीर है वो अलग है, वो अलग ऊतक से बना हुआ है, जिस वजह से उनके शरीर में अलग अलग अंग का निर्माण होते हैं। तो जो ऊतक होता है उस ऊतक को हमने दो भाग में बांटा है, एक पादप ऊतक को बांटा है, एक हमने जंतु ऊतक में को बांटा है। तो जो पादप ऊतक होता है ये वो ऊतक होते हैं जो सिर्फ पेड़ पौधे घासों में पाए जाए। जैसे आपका पालक हो गया, आपका साग हो गया, आपका गेहूं हो गया, गेहूं का पेड़ हो गया, चावल का पेड़ हो गया, रार का पेड़ हो गया, सरसों का पेड़ हो गया, आम का पेड़ हो गया, महुआ का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया। जो भी पेड़ पौधे दिखेंगे पौधे से लेकर पेड़ तक वो सारे पादप ऊतक से बनते हैं। उनकी संरचना लगभग एक जैसी आपको देखने को मिलेगी। और जितने भी जीव जंतु हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, चींटी है, हाथी है, अजगर है, सांप है, इंसान है, कुत्ता है, बिल्ली है, सियार है, इंसान है, इनकी संरचना आपको एक जैसी लगभग देखने को मिलेगी। तो इसी चीज को आज पढ़ने वाले हैं। तो ये देखो, ये दो इमेज है, इस इमेज को देखकर ज्यादा तो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, इसको देखकर तो चक्कर आपको ज्यादा आ रहा होगा। ये जो ऊतक देख रहे हैं ये प्लांट ऊतक है, यानी इसको प्लांट टिश्यूज कहेंगे। और ये जो है आपका जंतु ऊतक। अब इसमें देखो, इसमें बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर, बहुत सारी क्या कोशिकाएं मिलकर एक ऊतक का निर्माण कर रही हैं। जो पेड़ पौधों में इस प्रकार का ही ऊतक पाया जाता है। यदि पेड़ पौधों का कोई अंग लो, माइक्रोस्कोप से देखोगे तो इस तरह का ऊतक देखने को मिलेगा। यदि आप इंसानों का, जानवरों का शरीर का कोई अंग लेकर यदि आप देखोगे तो इस तरह का आपको ऊतक देखने मिलेगा। इसमें कई सारी कोशिकाएं मिलकर क्या ऊतक का निर्माण कर रही हैं। इस बात को याद रखिएगा। अब चलिए, सबसे पहले हम पादप ऊतक को पढ़ते हैं, बाद में हम जंतु ऊतक को पढ़ेंगे। पादप ऊतक में हमको क्या पढ़ना है इसको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, पादप ऊतक में जितने भी पेड़ पौधे हैं उन पेड़ पौधे में कुछ समानताएं आपको देखने को मिलेगी। जैसे आप जो है गेहूं का पौधा ले लीजिए, धान का पौधा ले लीजिए, सरसों का पौधा ले लीजिए। ये जो पौधे होंगे उन पौधों में एक चीज देखोगे कि इनकी लंबाई बहुत तेज बढ़ती है। कि गेहूं का पौधा कहीं लगा दिए, कहीं धान का पौधा लगा दिए, कहीं सरसों का पौधा लगा दिए, और 3 से 4 महीने में इनका पेड़ तैयार हो जाता है। लेकिन इनकी लंबाई ठीक ठाक होती है, 1 हाथ 2 हाथ की ठीक ठाक इनकी लंबाई होती है, लेकिन इनकी मोटाई नहीं होती है। कभी भी ध्यान दो। जबकि दूसरे जो पेड़ पौधे आप देख लो, जैसे आप बरगद का पेड़ देख लो, पीपल का पेड़ देख लो, महुए का पेड़ देख लो, इनकी मोटाई खूब होती है, खूब मोटे होंगे, इतना मोटा होंगे जैसे मानूंगा भैंस है या हाथी है, इतना खूब इनकी मोटाई होती है। लेकिन जितना इनकी मोटाई होती है उस हिसाब से उनकी उतनी लंबाई नहीं होती है। जैसे आप बांस को देखो, बांस तो बहुत मोटा नहीं होता लेकिन लंबा खूब होता है। तरकुल बहुत ज्यादा उतना फैलता नहीं है, उसकी मोटाई होती है लेकिन एक सीमा तक होती है, लेकिन वो लंबा खूब होता है। तो बांस हो गया, तरकुल हो गया, इनकी प्रजाति अलग हो गया। अब बांस देख लो, तरकुल ले लो, सागौन का पेड़ देख लो, क्लस्टर का पेड़ देख लो, ये खूब लंबे होते हैं और इनकी ज्यादा मोटाई नहीं होती है। वहीं पर आम का पेड़ देखो, महुए का पेड़ देखो, नीम का पेड़ देखो, बरगद का पेड़ देखो, इनकी मोटाई ज्यादा होती है। और कुछ और पेड़ पौधों को देखो, जैसे आप घास देख लो, जैसे आप पालक देख लो, जैसे आप चौराई देख लो, इनको जो आज घास काटो तो 10 दिन बाद वापस वो अपने आकार में आ जाएंगे। किसी पालक के पेड़ को काट दो, फिर 10 दिन बाद फिर वो तैयार हो जाएंगे। उनके जो संरचना होती है ना एकदम अलग होती है। तो आखिर सभी पेड़ पौधे हैं, तो आखिर सब में इतनी विविधता क्यों है? क्योंकि सिर्फ कोई लंबा हो रहा है, मोटा हो ही नहीं रहा है, कोई ऐसा है जिसमें कोई डंठी ही नहीं है, उसको काटते जाओ वो फनकता जा रहा है। और कुछ ऐसे हैं जो ज्यादा चौड़ा होते जा रहे हैं, उनकी मोटाई खूब बढ़ती जा रही है, लंबाई सामान्य है उनकी। तो आखिर पेड़ पौधों में इतनी विभिन्नता क्यों है? तो इसी को आज हम जानेंगे। तो इसको जानने के लिए हमको क्या पादप ऊतक पढ़ना पड़ेगा। कि पादप ऊतक ही इसका जवाब दे पाएगा कि आखिर ऐसा क्यों है।
तो देखो दोस्तों, पादप उत्तक क्या होता है। सबसे पहले पादप उत्तक की परिभाषा जानते हैं। परिभाषा क्यों जानना है, क्योंकि यदि आपको पेपर में दे दिया लिखने के लिए तो आप ये तो नहीं लिखोगे कि आम का पेड़ अलग होता है, या धान का पेड़ अलग होता है, या अरहर का पेड़ अलग होता है, या बांस अलग होता है, ये सब अलग होता है, एक जैसा होता है, ऐसा तो लिखाओगे नहीं। आपको वहाँ पर एग्जैक्ट परिभाषा देना पड़ेगा जो आमतौर पर बोर्ड की मान्यता के अनुसार हो। तो उत्तक, जो उत्तक परिभाषा मैंने दे दिया। पादप उत्तक पूछा जाएगा तो पादप उत्तक की परिभाषा क्या लिखेंगे। पादप उत्तक की जो परिभाषा लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, पौधों में सामान्य कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को पादप उत्तक कहते हैं। यानी पौधों में सामान्य कार्य करने वाली कोशिकाओं को समूह को पादप उत्तक कहा जाता है। ये जो पादप उत्तक होते हैं सभी पेड़ पौधों को बनाते हैं, और जो पादप उत्तक होते हैं ना ये भी कई सारे प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसलिए अलग अलग प्रकार के हमको पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। अभी क्यों अलग अलग देखने को मिलते हैं, सारे पेड़ पौधे एक जैसे क्यों नहीं होते, सारे पेड़ पौधों का गुणधर्म एक जैसा क्यों नहीं होगा, ये जब हम पादप उत्तक के प्रकार को पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमको पढ़ना पड़ेगा। तो पहले तो पादप उत्तक लिख लिया जाए। पौधों में समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को पादप उत्तक कहते हैं। ये जो पादप उत्तक होते हैं ये पौधों में वृद्धि करते हैं कि कोई पेड़ कितना लंबा होगा, कोई पेड़ कितना चौड़ा होगा, उसको सहारा देने का काम करते हैं। जैसे देखो घास होता है, बारिश होता है तो घास एकदम जमीन पे एकदम लेट जाती है, फिर कुछ समय बाद अचानक वो 2 दिन बाद 4 दिन बाद खड़ी हो जाती है। लेकिन पेड़ और देखो वो गिरता है तो आंधी तूफान में फिर खड़ा नहीं हो पाता है, या पेड़ उतना थोड़ा सा मजबूत होते हैं, वो हाली गिरते नहीं होते हैं। फिर परिवहन की बात करो कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपनी जड़ों से क्या करते हैं, एक तरह से पानी लेते हैं, अन्य चीज़ें लेते हैं, फिर भोजन का भी एक तरह से वो संग्रहण करते हैं, फिर उसमें फल आता है, फूल आता है, पत्तियाँ आता है। तो इन सभी चीज़ों के लिए कौन जिम्मेदार है, उत्तक ही जिम्मेदार है, उत्तक ही जिम्मेदार है। तो इसको पढ़ना पड़ेगा आगे चल के। तो देख सकते हो यहाँ पर आपको एक पेड़ दिख रहा है, ये जो पेड़ है वो पादप उत्तक से ही बना हुआ है, और भी इधर भी कुछ पेड़ दिख रहा है, इधर भी कुछ पेड़ दिख रहा है। इन पेड़ में थोड़ी बहुत समानता आपको देखने को मिलेगी, कुछ असमानताएं देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। तो पादप उत्तक के कितने प्रकार होते हैं, तो पादप उत्तक के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। तो जितने भी पेड़ पौधे होते हैं इनके 2 प्रकार होते हैं, इनको 2 भागों में बांटा गया। एक विभज्योतिक उत्तक में बांटा गया, विभज्योतिक उत्तक में बांटा गया, और दूसरा सरल उत्तक में बांटा गया। यानी जितने भी आपके पादप उत्तक होंगे, मैं यहाँ पर ऐसा लिख दूँ, पादप उत्तक, इसको ऐसा कर लीजिए, ठीक है। उत्तक, तो जितने भी पादप उत्तक इसको 2 भाग में बांटा गया है। एक विभज्योति में बांटा गया है और दूसरा क्या, सरल में बांटा गया है। अब विभज्योति उत्तक क्या होता है और सरल उत्तक क्या होता है। विभज्योति उत्तक वो उत्तक होता है जिनका विभाजन से जन्म होता है। यानी ये वो उत्तक होते हैं जो पेड़ पौधों में एक तरह से विभाजन का काम करते हैं, विभाजन से इनके अंगों का निर्माण होता है, इस बात को याद रखिएगा। और ये इनका कार्य क्या होता है, ये जो होते हैं ये पौधे में वृद्धि करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी पेड़ की कितनी लंबाई बढ़ेगी, किसी पेड़ की कितनी मोटाई होगी, इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पेड़ है वो कितना लंबा होगा, ये विभज्योति उत्तक जिम्मेदार है। जैसे तरकुल खूब लंबा होता है, बांस का पेड़ खूब लंबा होता है लेकिन मोटा नहीं होता है। जबकि वहीं पर आप देखो जो आपका बरगद का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ होगा, उनकी मोटाई ठीक ठाक होती है लेकिन उनकी लंबाई ज़्यादा नहीं बढ़ती, बहुत तेज उनकी लंबाई नहीं बढ़ती। आप बांस लगा दो, आप बांस का पेड़ लगाओ तो उसकी लंबाई बहुत तेजी से बढ़ेगी लेकिन वो मोटा कभी नहीं होता है। लेकिन अगर आप महुए का पेड़ लगाओ, पीपल का पेड़ लगाओ तो जल्दी मोटा होते हैं लेकिन उनकी लंबाई बहुत तेज नहीं बढ़ती है। वो उनमें मोटाई समय के साथ वो ज़्यादा मोटे होते चले जाते हैं। तो क्यों होता है, क्योंकि वो विभज्योति उत्तक ही उसके लिए जिम्मेदार है। ये तय करता है कि कौन सा पेड़ कितना लंबा होगा, कौन सा पेड़ कितना मोटा होगा। जैसे धान गेहूं का पेड़ ले लो, धान का पेड़ लगाते हो, गेहूं का पेड़ लगाते हो, सरसों का पौधा जो लगाते हो, बीज लगाते हो, तो उसमें उनकी सिर्फ लंबाई बढ़ती है, मोटाई नहीं बढ़ती है। क्यों नहीं बढ़ती, क्योंकि विभज्योति उत्तक उसके लिए जिम्मेदार है। तो विभज्योति उत्तक को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये देखो ये विभज्योति उत्तक है, ये एक पौधा है, ठीक है, पेड़ है, पौधा जो भी ले लो। तो विभज्योतिक जो उत्तक होता है इसके 3 प्रकार होते हैं। कौन सा, सिरपरत विभज्योतक, अंतविष्ट विभज्योतक और पार्श्व विभज्योतक। ये इसके 3 प्रकार हैं। और ये तीनों प्रकार क्या कहते हैं, किसी भी पौधे में, किसी भी पेड़ में उसकी मोटाई और उसकी लंबाई के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसको विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर आपका आता था स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक ये उत्तक होता है जो विभाजन करना बंद कर रहा है। यानी इनका जन्म विभाजन से नहीं होते, ये विभाजन नहीं करते, ये 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10 ऐसा ये नहीं बनते, एक है तो एक ही रहेगा।
इनका काम क्या होता है, ये ऊतक में पौधों की संरचना बनाए रखने में विभिन्न कार्यों को पूरा करने में मदद करती है। यानी ये जो होता है पौधों की संरचना को बनाए रखने में, उनकी संरचना कैसी हो उसको बनाए रखने में विभिन्न कार्यों में मदद करती हैं। जैसे कुछ, ठीक है, तो सबसे पहले विभज्योति ऊतक को पढ़ते हैं कि वो विभज्योति ऊतक किस प्रकार किसी पौधों की लंबाई और मोटाई के लिए जिम्मेदार है। देखिए, वह ऊतक जो लगातार कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं को बनाता है उसे विभज्योतिक ऊतक कहते हैं। यह पौधों में वृद्धि में सहायक होता है। जो विभज्योतिक ऊतक होता है यह कोशिका में विभाजन करता है। कैसे करता है, जैसे यह आपकी एक कोशिका है, ठीक। अब ये कोशिका क्या करेगी, ये इस तरह से कोशिका है, कुछ समय बाद ये कोशिका इस तरीके से हो जाएगी और कुछ समय बाद ये कोशिका इस तरीके से हो जाएगी और बाद में ये कोशिका क्या करेगी, ऐसे हो जाएगी। तो पहले एक कोशिका था, फिर इस तरह से फैला हुआ, फिर इस तरह से फैला होते हुए बाद में एक कोशिका का आपका 2 हो गया, तो 1 से 2 होगा, 2 से 4 होगा, 4 से 8 होगा, इस तरह से बढ़ता हुआ जाता है। अब ठीक है, तो अब इसके प्रकार को प्रकार जानेंगे तो ही मोटाई और लंबाई के लिए जिम्मेदार कारकों को जान पाएंगे। देखिए, विभज्योति ऊतक के प्रकार, पहला क्रम प्रकार हिंदी और नाम। पहला होता है सिरपरत विभज्योति। जो सिरपरत विभज्योति होता है ये जो होता है जड़ और तने की लंबाई के लिए जिम्मेदार होता है। यानी जो आपका विभज्योति ऊतक में जो पहला प्रकार होता है वो सिरपरत होता है। शीर्षरत होता है। शीर्षरत क्या करता है, किसी भी पेड़ पौधे के जड़ और तने के लिए जिम्मेदार होता है कि उसके जड़ कितना मजबूत होगा, कितना गहरा होगा, उसकी तना यानी कितना उसकी लंबाई बढ़ेगी, इसके लिए जिम्मेदार होता है। इस बात को याद रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल तौर पे आप देखिएगा, गेहूं ले लीजिए, धान ले लीजिए। गेहूं धान में शीर्षरत विभज्योतक पाया जाता है, इसलिए उनकी लंबाई बढ़ती है। क्योंकि यह लंबाई के लिए और जड़ों के लिए जिम्मेदार है। आप अब बांस ले लीजिए, बांस की लंबाई खूब बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि उसमें जो होता है शीर्षरत उसमें विभज्योतक पाया जाता है, इस वजह से उसकी लंबाई खूब बढ़ती है। तो जिन भी पेड़ पौधों में शीर्षरत विभज्योतक पाएगा उनकी सिर्फ लंबाई बढ़ेगी और जड़ उनकी मजबूत होगा और कुछ नहीं होगा। इस बात को याद रखिएगा। दूसरा आता है अंतर्वेशी विभज्योतक। अंतर्वेशी जो विभज्योतक होता है ये पत्तियों और शाखाओं के आधार पर वृद्धि करता है। ये जो होता है ये पत्तियों में वृद्धि करता है, यानी ये रहेगा तो इससे पत्तियां मजबूत होंगी, पत्तियां लंबे होते हैं, पत्तियां ठीक ठाक होते हैं। ये जो अंतर्वेशी जो विभज्योतक होता है ये आपको पालक में देखने को मिलेगा, ये आपको घास में देखने को मिलेगा। आप पालक को जाओ काट दो, फिर कुछ समय बाद वह फनक जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें अंतर्वेशी विभज्योतक पाया जाता है, जिस वजह से पालक को घास को कितना भी काटो करो वो फनकता हुआ जाएगा। क्यों, क्योंकि वो विभाजन से बनता जाता है। विभाजन का नियम क्या है, ये 1 है, 1 से 2 होगा, 2 से 4 होगा, उसको कितना भी काटो एक समय बाद फनकता रहेगा, क्योंकि उसमें विभज्योतिक ऊतक है। तो अंतर्वेशी जो विभज्योतक होगा ये आपको पालक में, घास में देखने को मिलेगा, स्पष्ट रूप से पत्तियों में देखने को मिलता है। तीसरा आता है परिधिन विभज्योतक, जो तने और जड़ की मोटाई के लिए जिम्मेदार है। जो परिधिन विभज्योतक होता है यह हर पौधे के तने और जड़ की मोटाई के लिए जिम्मेदार था। ये जो शीर्षरत था ये लंबाई के लिए जिम्मेदार था, ये मोटाई के लिए जिम्मेदार है कि कोई पेड़ कितना मोटा होगा। जैसे आप बरगद का पेड़ लीजिए, उसकी लंबाई बढ़ती है लेकिन उसकी लंबाई बढ़ने में सालों लग जाता है, लेकिन जैसे समय बढ़ता है लंबाई से तो उसकी मोटाई खूब बढ़ती है, वो मोटा खूब होता है। फिर पीपल का पेड़ भी खूब मोटा होता है। क्यों, क्योंकि उसमें परिधिन विभज्योतक होता है, इस वजह से उसके जो तने हो गए, उसके जो जड़ हो गए वो खूब मोटाई करते हैं, कारण कि उसमें क्या विभज्योतक इस तरह से पाया जाता है। अब यहाँ पर ये इमेज देखो, इसमें आप इस इमेज को देखो, ठीक है, ये कौन किसके लिए जिम्मेदार है। ये आप पार्श्व विभज्योतक देख सकते हो जो तने के जड़ के लिए मोटाई के लिए जिम्मेदार है। सिरपरत विभज्योतक देख सकते हो जो सिर्फ लंबाई के लिए जिम्मेदार है। और यह अंतर्विष्ट विभज्योतक जो होता है क्या करता है, पत्तियों के में कहीं ना कहीं उसके लिए जिम्मेदार होता है। तो उम्मीद करूंगा कि आपका जो ये पादप ऊतक में जो पहला प्रकार था विभज्योतक ऊतक क्या होता है ये आपको समझ में आया होगा। अब जो है हम सरल ऊतक को पढ़ेंगे, लेकिन सरल ऊतक आज नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। सरल ऊतक क्या होता है, सरल ऊतक के कितने प्रकार होता है। अब सरल ऊतक का काम क्या होता है उसको मैं पहले बता दूं, फिर आप उसको पढ़िए। देखिए दोस्तों, जो सरल ऊतक होता है ये आपका जो स्थायी ऊतक हो गया, ये स्थायी ऊतक जानते हैं, ठीक है, ये स्थायी। तो ये जो आपका होता है ये आपका जो स्थायी ऊतक होता है, ये स्थायी ऊतक क्या करता है, देखिए
जो आपका सरल स्थायी ऊतक होता है, जो आपका सरल स्थायी ऊतक होता है, ये काम करता है। जो सरल स्थायी ऊतक होता है वो जितने भी पेड़ हुआ, पौधे हुआ, उसको उसके तने के लिए, जड़ के लिए, पत्तियां के लिए, फूल के लिए, बीज के लिए ये जिम्मेदार होगा। यानी किस पौधे में कौन सा फल आएगा, किस तरह का पत्ती आएगा, किस रंग का फूल आएगा, कौन सा फल आएगा, किस समय वो फल पकेगा, किस समय फल नहीं पकेगा, कैसा फल होगा, उसका बीज उसमें निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ये इसके लिए ये इन सभी कामों के लिए कौन जिम्मेदार होता है? इन सभी कामों के लिए सरल स्थायी ऊतक जिम्मेदार होता है। यानी जितने भी पेड़ पौधों में जो आपको फल दिखेगा, जो पत्तियां दिखेगा, फल दिखेगा, जो पत्तियां आपको दिखेगा, जो फलों के अंदर बीज दिखेगा, जो उसका जो रस आपको देखने को मिल गया, जो उसका स्वाद देखने को मिल गया, इन सभी के लिए कहीं ना कहीं सरल स्थायी ऊतक जिम्मेदार होता है। तो सरल स्थायी ऊतक के भी कई सारे प्रकार होते हैं, उसको आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।